देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्जरी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों के बारे में। और आज के अपने टॉपिक रहेंगे सिस्ट, एब्सेस, हेमेटोमा और ट्यूमर। अब इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, शरीर के अंदर असामान्य बंद गुहा में मवाद बनना क्या कहलाता भाई। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये पूछ रहा है असामान्य बंद गुहा में, ठीक है। और इसका कंपोनेंट पूछ रहा है कि मवाद का बनना। तो मवाद किस में बनती है? हाँ, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, मवाद किस में बनती है? एब्सेस में बनती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एब्सेस हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, सेलेवरी सिस्ट है, यानी कि ऐसी सिस्ट जो सेलेवरी ग्लैंड में देखने को मिलती है या लार ग्रंथि में देखने को मिलती है, वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी रिटेंशन सिस्ट, ठीक है। रिटेंशन सिस्ट हो जाएगी, जो किससे बनती है? किसी अवरोध की वजह से बनती है। और किस में बनती है? लार ग्रंथियों में देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं सेलेवरी सिस्ट या रिटेंशन सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, परजीवी के चारों ओर बनी हुई सिस्ट कहलाती है। तो क्या बोलते हैं उसको? जो परजीवी के चारों ओर बनी होती है, देखिए उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेटेड सिस्ट। क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेटेड सिस्ट बोलते हैं। इसको समझिए, जैसे मान के चलिए परजीवी है, ठीक है। ये क्या है? कोई परजीवी है। तो परजीवी के चारों ओर बनने वाली जो सिस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेटेड सिस्ट बोलते हैं। इसको ध्यान किससे रखना है? कैप्सूल से। किससे ध्यान रखना है? कैप्सूल से। जैसे कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल का जो खोल होता है वो जिलेटिन का बना होता है, उसके अंदर मेडिसिन होती है, ठीक है। तो वहीं से आया है इनकैप्सुलेटेड सिस्ट। तो आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, चौथा क्वेश्चन है, बाह्यस्रावी ग्रंथियों की नलिकाओं में बनने वाली सिस्ट। ये वही क्वेश्चन आ गया, बाह्यस्रावी ग्रंथि। और बाह्यस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है क्या? लार ग्रंथि, ठीक है। और लार ग्रंथियों में किस प्रकार की सिस्ट देखने को मिलती है? सोच लीजिए आप। तो वही देखने को मिलती है रिटेंशन सिस्ट, ठीक है। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है अपना, सिस्ट जिसमें बाल एवं सीबम पाए जाते हैं। बाल एवं सीबम पाए जाते हैं। सीबम क्या होता है? सेबेसियस ग्रंथि का जो स्राव होता है ना, उसको सीबम बोलते हैं, ठीक है। बाल आप भली भांति जानते हैं। तो ऐसी कौन सी सिस्ट होगी जिसमें बाल एवं सीबम पाए जाते हैं? तो वो हो जाएगी डर्मोड सिस्ट, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोसील किसका उदाहरण है? हाइड्रोसील, देखिए हाइड्रोसील उसको बोलते हैं जो टेस्टिज होते हैं ना, टेस्ट यानी कि जो स्क्रोटम होता है उनमें क्या बढ़ जाता है? पानी बढ़ जाता है, फ्लूइड बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोसील। और हाइड्रोसील किसका उदाहरण है? तो वो हो जाएगा एक्जुडेशन सिस्ट, ठीक है। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि जो एक्जुडेट होता है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूरेकल सिस्ट किस प्रकार की सिस्ट है? यूरेकल सिस्ट, तो यूरेकल सिस्ट होती है ना, वो जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात। तो उसको बोलते हैं हम कंजेनाइटल सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आठवां क्वेश्चन है, एब्सेस के उपचार में कैसा चीरा लगाते हैं? तो आप एब्सेस को समझिए पहले, एब्सेस क्या होती है। देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? एब्सेस की। थोड़ा टाइम लगेगा पर आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, एब्सेस का मतलब होता है शरीर के अंदर, है ना, शरीर के अंदर असामान्य गुहा में, यानी कि एबनॉर्मल कैविटी में किसका बनना? मवाद का बनना क्या कहलाता है? एब्सेस कहलाता है, ठीक है। तो जब हम एब्सेस का उपचार करते हैं तो उपचार के लिए क्या करते हैं? पहले तो उसको पकाना होता है। किसको? एब्सेस को। और पकाने के लिए क्या काम करते हैं हम? एक तो या तो गर्म पानी से सेकाई करेंगे या फिर आयोडीन ऑइंटमेंट काम में लेंगे, ठीक है। जब वो पक जाएगी तो फिर उस पर क्या लगाएंगे? चीरा लगाएंगे। चीरा लगाएंगे, और चीरा लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं? क्रिस क्रॉस, ऐसे लगाते हैं, ठीक है, क्रिस क्रॉस। और क्रिस क्रॉस चीरा लगाने के लिए जो उपकरण काम में लेते हैं उसको बोलते हैं हम साइमीज नाइफ। क्या बोलते हैं? साइमीज नाइफ बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? बिच्छुरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। देखिए, नौवां क्वेश्चन है, भैंसा या सांड की गर्दन पर गाड़ी खींचने की वजह से बनने वाला एब्सेस। तो गाड़ी खींचने की वजह से बनने वाला एब्सेस क्या होता है? योग गोल, ठीक है। योग गोल, यानी कि जो सांड होता है ना, उसकी गर्दन पर क्या रखा रहता है? योक रखा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? जुआ बोलते हैं। तो जब वो चलता है तो घर्षण होता है आपस में, घर्षण की वजह से जो सिस्ट बनती है उसको बोलते हैं योग गोल। अब इससे संबंधित एक सेडल गोल है। सेडल गोल क्या होती है? घोड़े में देखने को मिलती है, और जो काठी होती है ना, काठी के घर्षण की वजह से बनती है, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, घोड़े की गर्दन पर काठी के द्वारा लगातार घर्षण से बनने वाली एब्सेस क्या कहलाती है? तो अभी बात की थी हमने, क्या कहलाती है? सेडल गोल कहलाती है, ठीक है। देखिए,
11वां क्वेश्चन है, सेबेशियस ग्रंथि का एब्सेस कहलाता है। सेबेशियस ग्रंथि होती है ना, उसका एब्सेस क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एक्ने। क्या कहलाता है? एक्ने कहलाता है। एक्ने आप भली भांति जानते होंगे, जो चेहरे पर छोटी छोटी फुंसी होती है ना, उनको क्या बोलते हैं? एक्ने बोलते हैं। ठीक है, देखिए 12वां क्वेश्चन है, एब्सेस में चीरा लगाने के लिए काम में लेते हैं। तो अभी बात की थी हमने, कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? देखिए थ्योरेटिकल रूप से तो हम बात करेंगे किसकी? साइमीज नाइफ की। ठीक है, तो क्या लेते हैं? साइमीज नाइफ लेते हैं, इसी को हम बिच्छुरी बोलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, एब्सेस को पकाने के लिए काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? हमने बात की थी, या तो गर्म पानी से क्या कर सकते हैं? सेकाई कर सकते हैं, जिसको हॉट फोमेंटेशन बोलते हैं, या फिर आयोडीन ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या जाएगा? आंसर जाएगा ए और बी दोनों। चलिए देखिए 14वां क्वेश्चन है, रेनुला किसका उदाहरण है? रेनुला, रेनुला क्या एक सिस्ट है, और किस प्रकार की सिस्ट है ये आप बताओ। तो रेनुला है वही रिटेंशन सिस्ट। ठीक है, रेनुला या हनी सिस्ट, इसी को बोलते हैं रिटेंशन सिस्ट को। देखिए 15वां क्वेश्चन, किसी चोट की वजह से त्वचा के नीचे रक्त का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? किसी चोट की वजह से त्वचा के नीचे ब्लड का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? हेमेटोमा कहलाता है। क्या कहलाता है? हेमेटोमा। ठीक है, देखिए 16वां क्वेश्चन है, एब्सेस में मवाद बनाने वाली परत होती है। एब्सेस में मवाद बनाने वाली जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं? पायोजेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायोजेनिक मेम्ब्रेन। देखिए समझिए, पायो का मतलब क्या होता है? पायो का मतलब होता है पस, यानी कि मवाद, और जेनिक का मतलब जेनेसिस, यानी कि बनाने वाली। ठीक है, और मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली। तो पस को बनाने वाली जो झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं? पायोजेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो किस में देखने को मिलती है? एब्सेस में देखने को मिलती है। ठीक है, चलो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों 17वां क्वेश्चन है अपना, गैर सूजन युक्त यानी कि नॉन इन्फ्लामेटरी व दर्द रहित असामान्य संरचना होती है। तो इनमें से ऐसी कौन सी संरचना है जो कैसी होती है? नॉन इन्फ्लामेटरी होती है। ठीक है, और दर्द रहित होती है, जिसमें दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा बताओ? इसका आंसर जाएगा ट्यूमर। ठीक है, ट्यूमर जाएगा। देखिए अगला है, रेनुला क्या है? ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रेनुला, ये तो आपको पता है कि ये सेलेवरी सिस्ट का उदाहरण है। अब सेलेवरी यानी कि जो लार ग्रंथि होती है ना, वो भी 3 प्रकार की होती हैं, पता होगा आपको कौन कौन सी होती हैं? मैंडिबुलर होती है, एक पैरोटिड होती है, और एक सबलिंगुअल होती है। तो सबलिंगुअल ग्लैंड की जो सिस्ट होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? रेनुला बोलते हैं। ठीक है, देखिए 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से दर्द युक्त संरचना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। दर्द युक्त संरचना कौन सी है जिसमें दर्द महसूस होता है? देखिए ट्यूमर में कोई दर्द महसूस नहीं होता। ठीक है, सिस्ट में भी नहीं होता दबाने पर या वैसे भी नॉर्मली। तो दर्द किस में होता है? एब्सेस में होता है। ठीक है, जिसमें मवाद पाई जाती है ना, उसमें दर्द होता है। आंसर जाएगा ए। 20वां क्वेश्चन है, सैडल गॉल एक प्रकार का क्या है? क्या है? एब्सेस है ना। अरे सैडल गॉल एब्सेस ही है, जो घोड़े पर देखने को मिलती है, काठी के द्वारा घर्षण से बनने वाली जो एब्सेस होती है उसको क्या बोलते हैं? सैडल गोल बोलते हैं। तो सैडल क्या है? सैडल गोल एक एब्सेस है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखते हैं किसमें क्वेश्चन क्या करा है। ये कह रहा है हेमेटोमा किसका उदाहरण है? ये तो बुंड वाले चैप्टर का, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है ना तो देख लेना उसको। ठीक है, पिछली वीडियो में सब कुछ है उसमें। तो हेमेटोमा क्या है? फर्स्ट डिग्री कॉन्टूजन नहीं, फर्स्ट डिग्री जो कॉन्टूजन होता है उसको बोलते हैं हम इकीमोसिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड डिग्री कॉन्टूजन। ये एक्चुअल में कॉन्टूजन का ही प्रकार है। और कॉन्टूजन क्या होता है? भोंटे हथियार की वजह से जो कोई चोट लगती है ना, उसको बोलते हैं कॉन्टूजन। थर्ड डिग्री कॉन्टूजन में क्या होता है? गैंग्रीन हो जाती है, ज़्यादा ऊतक नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आंसर इसका भी होगा। देखिए 22वां क्वेश्चन है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसमें त्वचा एवं श्लेष्मा झिल्ली के नीचे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसमें त्वचा एवं श्लेष्मा झिल्ली के नीचे क्या है? पेटेकियल हीमोरेज देखने को मिलती है। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं परपूरा। क्या बोलते हैं? परपूरा देखने को मिलते हैं। नया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए 23वां क्वेश्चन है, शरीर की सामान्य गुहा में मवाद का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? आप बताओगे इसका आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने पूरा पढ़ा ही नहीं होगा अभी से। आप बता रहे होंगे इसमें एब्सेस, यही बता रहे होंगे है ना?
जबकि इसका आंसर एब्सेस बिल्कुल भी नहीं है। समझ पा रहे हो? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर की सामान्य गुहा, बात किसकी हो रही है? नॉर्मल कैविटी की हो रही है, सामान्य गुहा की। और सामान्य गुहा में मवाद का इकट्ठा होना एब्सेस नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है? एम्पाइमा कहलाता है। ठीक है। अब नॉर्मल कैविटी यही होती हैं जो पहले से मौजूद होती हैं, जैसे कि थोरेसिक कैविटी हो गई, एब्डोमिनल कैविटी हो गई, पेल्विक कैविटी हो गई, और जो भी छोटी मोटी कैविटी होती हैं उनमें किसका बनना? मवाद का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? एम्पाइमा कहलाता है। ठीक है। तो इसका आंसर एब्सेस नहीं होगा, है ना। एब्सेस कब होता? जब बात होती असामान्य गुहा की। किसकी होती? असामान्य गुहा की, तब आंसर होता एब्सेस। चलिए कोई बात नहीं। देखिए 24वां क्वेश्चन है, एब्सेस को पकाने के लिए ऑइंटमेंट काम में लेते हैं। कौन सा ऑइंटमेंट काम में लेते हैं? बताओ। तो आयोडीन ऑइंटमेंट काम में लेते हैं। ठीक है। अगर आयोडीन ऑइंटमेंट नहीं है तो क्या करेंगे? गर्म पानी से सिकाई कर लेंगे, है ना। देखिए 25वां क्वेश्चन कह रहा है बॉयल। बॉयल क्या है? बॉयल बताओ क्या है? तो बॉयल हो जाएगी, यानी कि जो हेयर फॉलिकल होते हैं ना, हेयर फॉलिकल का जो एब्सेस होता है उसको क्या बोलते हैं? बॉयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉयल बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको? फरंकल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों 26वां क्वेश्चन है, हनी सिस्ट किसका उदाहरण है? हनी सिस्ट, रेनुला, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये सब रिटेंशन सिस्ट के उदाहरण हैं। ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुंह के बाहर असामान्य स्थिति में असामान्य दांत का विकसित होना किसका उदाहरण है? बताओ। बात किसकी हो रही है? दांत की। दांत को क्या बोलते हैं? टीथ। ठीक है। टीथ के लिए शब्द क्या आता है? डेंटी। तो क्या हो जाएगा आंसर? डेंटिजीरस सिस्ट हो जाएगा। ठीक है। देखिए इसमें डेर्मोड नहीं है, एक्जुडेशन नहीं है, और रिटेंशन भी नहीं है, तो ऑप्शन को कट करके आप सही किया करो। ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? डेंटिजीरस सिस्ट जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, रेनुला एवं हनी सिस्ट किसके उदाहरण हैं? रेनुला एवं हनी सिस्ट किसके उदाहरण हैं? तो वही रिटेंशन सिस्ट के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? रिटेंशन सिस्ट के उदाहरण है ना। ठीक है। देखिए 29वां क्वेश्चन है, मवाद की मुख्य कोशिका होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बता पाओ तो बहुत मज़ेदार ही बात है। बताओ मवाद की जो मुख्य कोशिका होती है वो कौन सी होती है? आरबीसी होती है, मैक्रोफेज होती है, इओसिनोफिल होती है, या न्यूट्रोफिल्स होती है? देखिए आरबीसी तो हो नहीं सकती है ना, और मैक्रोफेज नहीं होगी, इओसिनोफिल भी नहीं होगी। आंसर जाएगा सी, न्यूट्रोफिल। और ध्यान रखना जो न्यूट्रोफिल होती है ना, यह संक्रमण के समय सबसे पहले पहुंचने वाली डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है। क्या काम करेगी? भच्चड़ करेगी, भच्चड़ करके संक्रमण को खत्म करने का काम करती है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। देखिए 30वां क्वेश्चन है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जीवाणु के संक्रमण की वजह से होने वाला हेयर फॉलिकल का एब्सेस कहलाता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जीवाणु के संक्रमण की वजह से हेयर फॉलिकल का एब्सेस, इसकी तो मैं बात कर चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। हेयर फॉलिकल का जो एब्सेस होता है उसको क्या बोलते हैं? बॉयल नहीं बोलते? बॉयल बोलते हैं ना। तो 30वें का आंसर क्या जाएगा? यही जाएगा। और क्या बोलते हैं इसको? फुरुंकल बोलते हैं। ठीक है। देखिए 31वां क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के संक्रमण की वजह से संयोजी ऊतक यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, उनकी व्यापक रूप से फैली हुई मवाद युक्त सूजन क्या कहलाती है? दोबारा पढ़िए क्वेश्चन को। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के संक्रमण की वजह से संयोजी ऊतकों की व्यापक रूप से फैली हुई मवाद युक्त सूजन क्या कहलाती है? बताओ। उसको बोलते हैं सेलुलाइटिस। क्या बोलते हैं? सेलुलाइटिस। और देखिए आप समझिए थोड़ा सा, सेलुलाइटिस या फ्लैगमोन बोलते हैं। तो सेलुलाइटिस का मतलब ये भी होता है कि जो सब क्यूटेनियस टिश्यू होते हैं ना, उनकी सूजन आती है, उसको क्या बोलते हैं? सेलुलाइटिस बोलते हैं। सब क्यूटेनियस, सब का मतलब क्या होता है? नीचे, और क्यूटेनियस का मतलब क्या होता है? त्वचा। तो त्वचा के नीचे के जो ऊतक होते हैं, अगर उनमें सूजन आ रही है, ठीक है, या उनके नीचे मवाद इकट्ठा हो रही है, क्या बोलेंगे? सेलुलाइटिस बोलेंगे। ठीक है। देखिए 32वां क्वेश्चन है, हॉट एब्सेस का विशिष्ट लक्षण है। हॉट एब्सेस, हॉट एब्सेस होती है वो एक्यूट इन्फ्लामेशन से बनती है। किससे बनती है? एक्यूट इन्फ्लामेशन से बनती है। और जब एक्यूट इन्फ्लामेशन से बनती है तो उसमें सूजन से संबंधी लक्षणों की तीव्र शुरुआत होती है। ठीक है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? सूजन होता है,
और एक्यूट का मतलब तीव्र, ठीक है। तो सूजन से संबंधित लक्षणों की तीव्र शुरुआत होती है, उसको बोलते हैं हॉट एब्सेस, ठीक है। देखिए 33वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थिति कोल्ड एब्सेस से जुड़ी हुई है। कोल्ड एब्सेस, और कोल्ड एब्सेस होती है ना, वो बनती है क्रोनिक इन्फ्लामेशन से, और क्रोनिक का मतलब होता है जो 30 दिन से या 1 महीने से भी ज़्यादा पुरानी हो, उसको क्या बोलते हैं, क्रोनिक। और क्रोनिक बीमारी हो जाएगी इसमें 6 रोग, टीबी रोग होती है, वो कोल्ड एब्सेस से जुड़ी हुई है, ठीक है। देखिए 34वां क्वेश्चन है, कोल्ड एब्सेस को हॉट एब्सेस से क्या अलग करता है। तो अलग क्या करता है, अलग यही करती है कि सूजन संबंधी लक्षणों की अनुपस्थिति। सूजन संबंधी लक्षणों की अनुपस्थिति किस में होती है, कोल्ड एब्सेस में। उपस्थिति किस में होती है, हॉट एब्सेस में होती है, ठीक है। ध्यान रखना है, बस इतना ही काम हो जाएगा इतने से ही। 35वां क्वेश्चन है, कोल्ड एब्सेस का मुख्य कारक बताइए। स्टेफाइलोकोकस ओरियस, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, या इकोलाई, बताओ। हाँ, तो कोल्ड एब्सेस की बात हो रही है यार, अभी बताया था। कोल्ड एब्सेस यानी कि पुरानी, ठीक है, पुरानी। और पुरानी बीमारी कौन सी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी होती है, उसमें देखने को मिलती है, ठीक है। बस इसी से ध्यान रख लेना है। क्रोनिक का मतलब होता है लंबी बीमारी, लंबे समय तक चलने वाली। देखिए हॉट एब्सेस का मुख्य कारक, हॉट एब्सेस का मुख्य कारक, तो ये तो आप इसको तो कट कर दीजिए। हॉट एब्सेस में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तो होगा नहीं, ठीक है, और ये अपने है ही नहीं, ये भी नहीं है। आंसर क्या जाएगा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 37वां क्वेश्चन है, हॉट एब्सेस के बारे में सत्य कथन बताइए। यह अल्प समय में तेजी से विकसित होता है, यह तो सही है। और देखते हैं, यह आमतौर पर तीव्र सूजन के साथ देखने को मिलता है। हॉट एब्सेस एक्यूट इन्फ्लामेशन, ये भी सही है, एक्यूट इन्फ्लामेशन से बनता है। तीसरा है, यह आमतौर पर त्वचा एवं कोमल ऊतकों के संक्रमण में देखा जाता है, यह भी सही है, हैं। जब इतने सही हैं तो डी भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 38वां क्वेश्चन है, कोल्ड एब्सेस के बारे में सत्य कथन देखते हैं। यह अक्सर पुराने संक्रमणों से जुड़ा हुआ होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन से बनता है ना, यह भी सही है। इसको देख लेते हैं, यह हफ्तों से लेकर महीनों की अवधि में धीरे धीरे विकसित होता है, यह भी सही है। तीसरा देख लेते हैं, इसमें बुखार जैसे सिस्टेमिक लक्षणों का अभाव होता है। अब यार क्रोनिक बीमारी में इतने दिनों तक बुखार रहेगा तो आदमी तो वैसे ही निपट जाएगा, ठीक है, आदमी हो चाहे जानवर। तो आंसर क्या जाएगा इसका, डी जाएगा, ठीक है। ये सभी कंडीशन सही हैं, सभी लागू होती है किस पर, कोल्ड एब्सेस के बारे में। चलिए देखिए 39वां क्वेश्चन है, किसी नलिका या ग्रंथि के अवरुद्ध बोले तो रिटेन हो जाने की वजह से बनने वाली सिस्ट होती है, उसको रिटेंशन सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटेंशन सिस्ट बोलते हैं। ये तो कई बार आ चुका है, इसको गलत मत करना, ठीक है। देखिए 40वां क्वेश्चन है, ऐसी सिस्ट जो जन्म के समय मौजूद होती है तथा जो भ्रूणीय विकास के दौरान होने वाली विकासात्मक विसंगतियों, ठीक है, की वजह से उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं क्या, कंजेनाइटल सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल सिस्ट, जो कैसी होती हैं, जन्मजात होती हैं। चलिए 41वां क्वेश्चन है अपना, शरीर में पहले से मौजूद गुहा में तरल पदार्थ इकट्ठा होने की वजह से बनने वाली सिस्ट कहलाती है। शरीर में पहले से मौजूद गुहा में तरल पदार्थ अगर इकट्ठा हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सी सिस्ट बोलेंगे, तरल पदार्थ की बात हो रही है ना। और तरल पदार्थ की जब बात आ जाती है तो ध्यान रखना, एक्जूडेशन सिस्ट, ठीक है, एक्जूडेशन सिस्ट आ जाएगा आंसर। तो 41 में का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए 42वां क्वेश्चन है, सिस्ट को पंचर करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं। सिस्ट को पंचर करना है तो ये तो आपको पता है कि एब्सेस को काटने के लिए, चीरा लगाने के लिए हम साइमीज नाइफ या बिशरी काम में लेते हैं, लेकिन सिस्ट को पंचर करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं बताइए। देखिए एक तो ट्रोकार कैनुला ले सकते हैं, ठीक है, और एक इन्योक्यूलेजन सुई काम में ले सकते हैं। जब ये दोनों दे रखे हैं तो आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों इनको ले सकते हैं। 43वां क्वेश्चन देखते हैं, एब्सेस के उपचार में कौन सी एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग काम लेते हैं। बात किसकी हो रही है, एब्सेस की। तो जब एब्सेस की बात हो ना तब काम लेते हैं
BIPP। BIPP की फुल फॉर्म होती है बिस्मथ आयोडोफॉर्म पैराफिन पेस्टी। ठीक है, इसको काम में लेते हैं। 44वां क्वेश्चन है, सिस्ट के उपचार में कौन सी एंटीसेप्टिक काम में लेते हैं। अब यहाँ एब्सेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है सिस्ट की। ठीक है, तो क्या काम लेंगे, टिंचर आयोडीन। देखिए 45वां क्वेश्चन, सही सुमेल नहीं है। रिटेंशन सिस्ट रेनुला, सही है ये तो। कंजेनाइटल सिस्ट यूरेकल सिस्ट, ये भी सही है। एक्जुडेशन सिस्ट हाइड्रोसील, ये भी सही है। इनकैप्सुलेटेड सिस्ट सेलेवरी सिस्ट, ये गलत है, ये गलत है। सेलेवरी सिस्ट होती है ना, वो रिटेंशन सिस्ट का उदाहरण होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए 46वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसके उपचार में विनक्रिस्टिन काम में लेते हैं। देखिए जो विनक्रिस्टिन है ना, ये क्या है, एंटी कैंसर ड्रग है। क्या है ये, एंटी कैंसर ड्रग है। इसको कैंसर के उपचार में काम में लेते हैं। और कैंसर किसको बोलते हैं हम, ट्यूमर को ही तो बोलते हैं ना, हैं। पर ट्यूमर किसको बोलते हैं, कोशिका की जब अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है ना, सेल की ओवर ग्रोथ हो जाती है, उसको बोलते हैं ट्यूमर। और ट्यूमर होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक तो बिनाइन है ना, और एक होता है मैलिग्नेंट। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ना, वो डेंजर होता है, खतरनाक होता है। और ये जो बिनाइन होता है ना, ये नॉर्मली होता है, छोटा मोटा। ठीक है, इससे कोई नुकसान नहीं है। देखिए हेमेटोमा के उपचार में काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं, बर्फ से सिकाई करेंगे। ठीक है, आइस पैक काम में लेंगे। आइस पैक क्या काम करेगा ये बताइए, इसका मोड ऑफ एक्शन बताइए, क्या काम करेगा। काम ये करता है, देखो जब ब्लड निकलेगा ना, तो ये रक्त वाहिनियों में क्या करवा देगा, संकुचन करवा देगा। रक्त वाहिनी में संकुचन कराएगा तो ब्लड रुक जाएगा, बस ये छोटी सी बात। आंसर अपना बी हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है, बिस्मथ आयोडोफॉर्म पैराफिन पेस्टी का संगठन है, बताइए। इसको कहाँ काम में लेते हैं, हमने कहाँ पढ़ा था इसको, एब्सेस की एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करने के लिए काम लेते हैं। तो इसका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, इसमें एक पार्ट तो होता है बिस्मथ सब नाइट्रेट का। ठीक है, और 2 पार्ट होते हैं, वो किसके होते हैं, आयोडोफॉर्म के होते हैं। तो आंसर बी जाएगा। देखिए 49वां क्वेश्चन है, शरीर के अंदर असामान्य गुहा में रक्त का इकट्ठा होना क्या कहलाता है। ये रक्त की बात कर रहा है। ठीक है, रक्त की बात कर रहा है, तो आंसर क्या जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा हेमेटोमा, जब रक्त की बात आ जाती। ठीक है, अब आप थोड़ा सा समझिए। देखिए अगर हमको पहचान करनी है एब्सेस, हेमेटोमा, सिस्ट और ट्यूमर की, फील्ड में मान के चलो हमको पहचान करनी है, तो कैसे पहचान करेंगे कि ये सिस्ट है या एब्सेस है या हेमेटोमा या ट्यूमर है। तो देखिए या तो हम क्या करेंगे, पाल्पेशन करेंगे। ठीक है, पाल्पेट करके चेक करेंगे। अगर उससे भी पता नहीं चल रहा है तो हम लेंगे एक 16 नंबर की स्टरलाइज निडल, और जब 16 नंबर की स्टरलाइज निडल को इनमें पंच करेंगे, ठीक है, उस संरचना में पंच करेंगे, तो अगर उसमें से मवाद आ रही है, मवाद निकल कर आ रही है, तो वो हो जाएगी एब्सेस। ठीक है, अगर उसमें से ब्लड निकल कर आ रहा है तो हो जाएगा वो हेमेटोमा। अगर उसमें से तरल पदार्थ या अर्ध ठोस पदार्थ निकल कर आ रहा है तो सिस्ट हो जाएगी, और कुछ भी नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम पहचान कर सकते हैं। देखिए 50वां क्वेश्चन है, ओरल हेमेटोमा सामान्यतः कहाँ एवं किस जानवर में देखने को मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगा लीजिए इसको टिक। ठीक है, तो कहाँ देखने को मिलता है ये, एक तो देखो कान में देखने को मिलता है, कान में देखने को मिलता है, और कान में भी किसके में, कुत्ते के कान में देखने को मिलता है। तो होता क्या है, कुत्ता जब कान फड़फड़ाता है ना, तो उसकी जो ईयर वेन होती हैं, ईयर वेन होती है, वो क्या हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं। रप्चर हो जाती हैं तो कुत्ते का जो कान है ना, उसमें रक्त इकट्ठा हो जाता है, ईयर फ्लैप में रक्त इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, उसको ही बोलते हैं ओरल हेमेटोमा। कुत्ते में देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना, और कान में देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए 50वां और अपना अंतिम क्वेश्चन है, ईयर फ्लैप में रक्त का इकट्ठा होना कहलाता है, क्या कहलाता है, अभी बात की थी हमने, उसको बोलते हैं ओरल हेमेटोमा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने 50+ क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।